कि बहुत ज़रूरी है कि हम पशुओं को, जानवरों के अधिकारों को भी समझें, उनको भी महत्व दें और उनके सर्वाइवल को, उनके जीवन को भी सुरक्षित रखें। मेरा पूरा जीवन जानवरों से जुड़ा रहा है, आप कह सकते हैं। और कई ऐसे मौके आए हैं। और मैं अभी इसी हफ्ते जब गाँव गया तो वहाँ पे एक खरगोश का बच्चा था, तो वो घर में आ गया था आसपास पता नहीं कहाँ से। तो फिर आ गया था, जो खाना वाना उसको थोड़ा सा वो खिलाया जो वो खाता है, उसे प्यार भी किया काफ़ी। तो हमारा दायित्व बनता है कि जीवन के विविध रूपों को, सारे जीवन के जो भी डिफरेंट रूप हैं, फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, सबको साथ लेके चलें, किसी को नष्ट न करें। आई हैव 12 काउस, तो 12 गायें हैं हमारे घर में। तो मैं हमेशा जाता हूँ, हर 2 हफ्ते में एक बार उनके साथ खूब समय व्यतीत करता हूँ। उन एनिमल्स के भी उनको भी इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आज के युग में एनिमल्स के रूप में उभरा है। नमस्कार सर, सबसे पहले नमस्कार। फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हैं टेरी, जो फिलहाल हमारे साथ में टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़, उनके हमारे फिलहाल साथ में प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है फिलहाल हमारे साथ में डॉक्टर आनंद माधुकर सर। वो फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लाइमेट साइंस और पॉलिसी वगैरह, और उसके साथ में डिपार्टमेंट है उनका नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस। देखिए, ये जो नाम मैंने अभी आपको बताया, ये सीधा सीधा क्लाइमेट से जोड़ते हैं। और जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, जिस पर मैं कहूँ आपको शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा का कहीं ना कहीं जो नेचर से जुड़ा हुआ होता है, जो नेचर कहीं ना कहीं जो नेचर में जो भी अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन करने का काम करता है शिक्षा। जी हाँ, एजुकेशन उसके अंदर बदलाव करने का काम करता है, उसको गलत से सही की ओर करने का काम करता है। तो आज हम टफार एनजीओ की तरफ से एनिमल राइट्स के बारे में बात करेंगे। और जो एनिमल राइट्स है ना, जिसके ऊपर चाहे एनिमल्स को अब्यूज़ करना हो, चाहे उनका स्लॉटर हाउस के अंदर उनको काटे जाना हो, उनके साथ गलत करे जाना हो, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ता है, संबंध रखता है। तो सबसे पहले सर, आपसे हमारा सवाल रहेगा, शिक्षा के माध्यम से आप एनिमल राइट्स को कैसे देखते हैं? और आप तो क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आपका अच्छा खासा अनुभव रहा होगा, तो आप उसके माध्यम से भी बताएं एक बार। जी, तो अभी हम जहाँ पर जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उसका नाम है टेरी यूनिवर्सिटी है, इसको टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ भी कहते हैं। तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि यह क्लाइमेट चेंज, जैसा कि आपने बताया, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी जैसे विषयों पर काम करती है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बताना चाहूँगा कि 1998 में ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ, डीम्ड विश्वविद्यालय। और फोकस ये रहा है कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में विशेषज्ञों को हम पैदा कर सकें, कैसे इस क्षेत्र को आगे हम बढ़ा सकें। जब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं या इन्वायरमेंट को देखते हैं, तो इसका एक निश्चित रूप से सीधा प्रभाव हमको देखने को मिलता है एनिमल्स के ऊपर। जैसे आप देखिए, आप राइट्स की बात करते हैं, एनिमल्स राइट्स, और ये बहुत तरह से दिखता है। आज का दौर जलवायु परिवर्तन का दौर है, क्लाइमेट चेंज का दौर है। और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत हम देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत सारे एरियाज़ का बढ़ रहा है, जंगलों का टेम्परेचर भी आज बढ़ रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और शहरों का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अब इन सभी स्थानों पर एनिमल्स रहते हैं, शहरों में भी, जंगलों में भी और पहाड़ों पर। तो उससे सीधा उनको एक खतरा महसूस हो रहा है, सारे के सारे एनिमल्स को। तो उन एनिमल्स के भी उनको भी इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आज के युग में एनिमल्स के रूप में उभरा है। उसका एक इंडिकेटर मैंने अभी आपको समझाया कि बढ़ता हुआ तापमान या बढ़ता हुआ टेम्परेचर है। दूसरा, आप देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है। तो जो वाटर अवेलेबिलिटी में जो फ़र्क आ रहा है, वो भी एनिमल्स के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में उभरा है। तो जब हम एनिमल्स अधिकार की बात करते हैं, तो उसको मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा व्यापक तरीके से और देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज का जो क्लाइमेट चेंज का युग है, वो भी एक एनिमल्स के लिए एक चुनौती के रूप में आया है।
सर आगे हम आपसे बात करेंगे, जो संस्थान है वो संस्थान एनिमल राइट्स को लेकर क्या अपने छात्रों को अवगत कराता है समय समय के ऊपर, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो हमारे यहाँ पर टिहरी विश्वविद्यालय में फोकस जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि जिस प्रोग्राम को मैं लीड करता हूँ उसका नाम है क्लाइमेट साइंस एंड पॉलिसी प्रोग्राम। तो हम MSc इन क्लाइमेट साइंस एंड पॉलिसी में स्टूडेंट्स को कराते हैं। तो फोकस साइंस के ऊपर भी है, साथ में पॉलिसी के ऊपर भी है। तो उसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कैसे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एनिमल्स के ऊपर हो रहा है, डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एनिमल्स जो हैं बहुत सारे उनके ऊपर कैसे हो रहा है, क्या उनके हैबिटेट्स पर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई फ़र्क आ रहा है, क्या उनका जो फूड चेन है क्या वो भी अफेक्टेड हो रही है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं और उसके चलते जो एनिमल्स के साथ क्या क्या चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा अगर क्लाइमेट चेंज देखें तो हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन का एक पैटर्न, क्लियर कट हमको दिखाई पड़ता है। तो उस अर्बनाइजेशन की वजह से भी एक एनिमल्स के अधिकारों को और उनकी जीवन को लेकर खतरा पैदा, एक चुनौती की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहले स्थान थे जो कि एनिमल्स के हैबिटेट्स होते थे, उनके घर थे। अब वहाँ पर अर्बनाइजेशन या दूसरे फैक्टर्स की वजह से वो हैबिटेट या क्लाइमेट चेंज की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की स्थिति भी कहीं कहीं बनी है, सब जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं बनी है। तो इसलिए आजकल फोकस है कि अगर आप अर्बनाइजेशन भी कर रहे हो तो एनिमल्स के हैबिटेट मिनिमम रूप से उनको भी आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। तो इसमें फोकस रहता है। यहाँ पर हमारे जो विषय हैं, प्रोग्राम्स में जो फोकस है, बाकी सारे जो यूनिवर्सिटी के जो और प्रोग्राम्स हैं उसमें ये फोकस रहता है कि कॉम्प्रहेंसिव रूप से एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल वर्ल्ड, इन सब के साथ जो इंटर रिलेशंस हैं, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, सबको कॉम्प्रहेंसिव रूप से समझ सकें। सर आपने अभी फिलहाल फूड चेन के बारे में बात किया, तो फूड चेन कहीं ना कहीं वो जीवों के लिए बनाई गई थी, मतलब जो जानवर है उनके ऊपर लागू होती है। तो इंसान को तो वेजिटेबल्स और जो चीज़ प्रकृति से मिल रही है उसके ऊपर निर्भर रहने के लिए मतलब उनको बताया गया था कि यहाँ से शुरुआत, आपका खाना पीना जो होगा यहाँ से होगा। पर आज के दिन देखा जा रहा है कि जो मांस है उसका मांस का ज़्यादा सेवन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो भी पैदा हो रही हैं। कहीं ना कहीं एक रेड मीट की अगर मैं बात करूं जो इंसानों के अंदर कैंसर तक फैलाने का काम कर रहा है। तो सर शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं ये लोगों को अवगत कराना चाहिए कि इस तरह की आपको जो दिक्कतें ना हों समय समय पर। इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं सारे आपने जो बताए। तो इसमें बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs वगैरह भी काफ़ी काम कर रहे हैं जो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का इन विषयों पर काम करते हैं। हमारे यहाँ जो फोकस है वो हम हेल्थ को टोटलिटी में देखते हैं। ये एक एस्पेक्ट है जो आपने बताया, बट हम उसको पूरा टोटलिटी में भी देखने की कोशिश करते हैं। ये एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के दायरे में जो भी हमको लगता है चीज़ें हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। मेरे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर आनंद माधुकर सर। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि उनके जीवन में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आया है कि कोई जानवर कोई सामने नज़र आया हो और मन किया हो कि हाँ यार इनकी हेल्प करनी चाहिए? कभी ऐसा जीवन में हुआ कि जानवरों को देख के लगाओ? ऐसा हमेशा होता रहा है। मैं खुद एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, तो आई कम फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड एंड हर 2 हफ्ते में एक बार मैं अपने घर जाता हूँ। सो एवरी 2 weeks आई गो टू माई विलेज, दैट इज़ 135 kilometers फ्रॉम हियर, एंड इन माई होम एट माई विलेज आई हैव 12 cows। तो 12 गायें हैं हमारे घर में। तो मैं हमेशा जाता हूँ, हर 2 हफ्ते में एक बार उनके साथ खूब समय व्यतीत करता हूँ एंड उनको प्यार भी करता हूँ हाथ से। तो ये हमेशा से रहा है। मेरा जो बचपन रहा है वो गांव में ही मेरा रहा है। तो 5वीं क्लास तक तो मेरे गांव में ही पढ़ा। आफ्टर 6th standard I moved to the district headquarter, then I had my studies there afterwards। तो मेरा पूरा जीवन जानवरों से जुड़ा रहा है, आप कह सकते हैं। और कई ऐसे मौके आए हैं, और मैं अभी इसी हफ्ते जब गांव गया तो वहाँ पे एक खरगोश का बच्चा था, तो वो घर में आ गया था आसपास पता नहीं कहाँ से। तो फिर आ गया था, जो खाना वाना उसको थोड़ा सा वो खिलाया जो वो खाता है, उसे प्यार भी किया काफ़ी। आपका देखा कि जानवरों से कितना गहन प्रेम है, मतलब आप एक जुड़ाव भी जो आपका गांव से है, तो गांव के अंदर आपने जानवरों से अच्छा खासा प्रेम भी किया है। सर अब मैं आपसे कुछ ऐसे जो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी है
एनिमल राइट्स के रिगार्डिंग, उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? क्या उन्होंने मतलब सही है या कैसे आप उनको एक्सप्लेन करते हैं? वो सबसे पहले सर मैं आपके सामने बात करूंगा महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी ने कहा है किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि वह अपने पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। जैसा आपने अभी बताया गांव से रिलेटेड कैसा व्यवहार होता है, सर वैसा उसके बारे में क्या कहना? बिल्कुल, मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ जो महात्मा गांधी जी ने कहा। जब ह्यूमन बीइंग इस धरती पर इवॉल्व होने शुरू हुए तो मनुष्य तो केवल एक ही प्राणी है इस पृथ्वी के ऊपर। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। इनफैक्ट जो हमारे इतने प्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व में हुए, उन्होंने कहा कि केवल जो कॉन्शियसनेस जो है, यानी कि जो जीवन जो है, वो केवल मनुष्य में या केवल जंतुओं में नहीं है, वो तो वनस्पति में भी है, वो तो पौधों में भी है। तो सबके अंदर कॉन्शियसनेस है, सबके अंदर जीवन है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि इन जीवन के विविध रूपों को, सारे जीवन के जो भी डिफरेंट रूप हैं, फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, सबको साथ लेके चलें, किसी को नष्ट न करें। सर आपने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो अच्छा खासा सुना होगा, काफ़ी लोग उनको जानते हैं और महान व्यक्तियों की सूची में उनका भी नाम आता है। उन्होंने एनिमल राइट्स के बारे में एक लाइन कही है कि मानवता का असली परीक्षण यही है कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है जो कमज़ोर और असहाय हैं, जिसमें जानवर भी शामिल है। इसके ऊपर सर आपकी राय क्या है? नहीं, बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा है, मैं इससे भी सहमत हूँ। एल्बर्ट आइंस्टीन जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, और इस चीज़ को जिनसे हम वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो वैज्ञानिक आधार पर भी समझ सकते हैं। जब हम पूरे अर्थ सिस्टम की बात करते हैं तो उसका अर्थ सिस्टम का जो सर्वाइवल है वो एक बहुत ही फाइन बैलेंस पर टिका हुआ है, और वो फाइन बैलेंस है मनुष्य और दूसरे जंतुओं के बीच का बैलेंस। तो अगर इनमें से किसी की भी आबादी कम होती है या किसी के भी एग्जिस्टेंस या अधिकारों को से अगर हम जोड़ के देखें तो उनकी आबादी कम होती है, तो ये पूरा बैलेंस गड़बड़ा सकता है। अगर पूरा ये बैलेंस गड़बड़ाएगा तो पूरे अर्थ सिस्टम के लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है वो कह रहे होंगे शायद कि बहुत ज़रूरी है कि हम पशुओं को, जानवरों के अधिकारों को भी समझें, उनको भी महत्व दें और उनके सर्वाइवल को, उनके जीवन को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच सर। आज हमारी बातचीत हो रही थी डॉक्टर आनंद माधुकर सर से। सर ने क्लाइमेट चेंज के साथ में एनिमल राइट्स के ऊपर जो बात कही, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको एनिमल राइट्स और चाहे उनके साथ में जो भी है जो शिक्षा से रिलेटेड। और इससे पहले हम ख़त्म करें, ये ज़रूर मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर किसी को इन विषयों को और गहराई से समझना है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण का पशुओं पर, हेल्थ के ऊपर, पूरी मनुष्य के ऊपर या पूरे अर्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो टेरी यूनिवर्सिटी या टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज जो वसंत कुंज में है वो एक सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ पर आकर आप इस विषय में शोध भी कर सकते हैं और अध्ययन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।